हेलो साथियों, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। जैसा कि हमने पहले बात किया था कि यह जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये यूपीएसआई 2017 का है, ठीक है। अगर एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 12/12/2017 के शिफ्ट सेकेंड का पेपर है। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदी भारत की खाली स्थान है, मतलब ये पूछ रहा है कि हिंदी भारत की क्या है। तो हम सब लोग जानते हैं कि हिंदी जो है ना वो भारत की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से रिजु का विलोम शब्द बता दीजिए कौन सा है, ठीक है। रिजु का विलोम पूछा तो रिजु का वक्र होता है। क्या होता है? वक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो रिजु का विलोम शब्द क्या होता है? वक्र होता है। और सुर का विलोम असुर होता है, ठीक है। सुर का विलोम क्या होता है? यहाँ पे जो सुर दिया है ना, तो सुर का विलोम असुर होता है, ठीक है। सरस का विलोम क्या होता है? तो सरस का विलोम नीरस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मिथ्या का, तो मिथ्या का विलोम सत्य होता है। मिथ्या का क्या होता है? सत्य होता है ना। तो रिजु का वक्र होता है, सुर का असुर होता है, सरस का नीरस होता है और मिथ्या का सत्य होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था? तो वो किया गया था इंदिरा डांगी को। किसको? इंदिरा डांगी को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि 17वां रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार 2013 भोपाल की नवोदित लेखिका इंदिरा डांगी, मतलब इंदिरा डांगी कहाँ की थी? भोपाल की, ठीक है। तो भोपाल की नवोदित लेखिका इंदिरा डांगी को उनकी कहानी शुक्रिया इमरान साहब के लिए, कौन सी कहानी इनकी है? शुक्रिया इमरान साहब, शुक्रिया इमरान साहब के लिए प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2015 में और भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा पुरस्कार 2013 में तथा वागीश्वरी पुरस्कार 2013 में सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, कौन कौन सी देखिए। 150 प्रेमिकाएं, ठीक है, हवेली और सनातनपुर, ठीक है। ये किसकी है? ये इंदिरा डांगी की है। तो इंदिरा डांगी के बारे में हमने अभी तक क्या बात किया कि इनको जो है 17वां रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार मिला था, ठीक है। कब? 2013 में। किसके लिए मिला था? इनको मिला था शुक्रिया इमरान साहब के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे बताया कि यहाँ पे कि इनको जो है, ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी मिला था 2015 में और भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2015 में मिला था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है विशेषण से, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि जो अच्छा है, दानी है, न्यायी है और कृपालु है, इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। बताइए, गंध बोधक, दोष बोधक, आकार बोधक या गुण बोधक। देखिए, जहाँ भी कभी अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु अगर इसकी बात हो तो किसी आदमी की या फिर किसी की वो क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, ठीक है। यानी किसी की विशेषता बताएगा तो विशेषण हो गया, लेकिन वो किसी के गुण को बता रहा है तो कौन सा गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। देखिए, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद, गंध, दिशा, समय, भार, तापमान इत्यादि का बोध होता है ना, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, अगर बात करें गुणबोधक की, जैसे इसमें अच्छा आदमी, भला, सुंदर, दानी, न्यायी, कृपालु, ये सब क्या एक गुण को बता रहे हैं, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। ऐसे हम गुणबोधक भी कह देते हैं। आगे हम बात करते हैं भावबोधक की, जैसे बुरा, कुरूप, दुर्जन, नीच, दुष्ट, ये एक भाव को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे बुरा हुआ, कुरूप, दुर्जन, नीच, दुष्ट, ये क्या बता रहे हैं? ये भाव को बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा भावबोधक हो गया। लेकिन वही हम बात करें जैसे बदबू, सुगंधित, दुर्गंध, ये सब क्या है? एक गंध को बता रहे हैं, तो हमारे यहाँ गंधबोधक हो गया। वही हम बात करते हैं आपका जैसे लंबा, चौड़ा, गोला, त्रिकोना, ये सब क्या है? एक आकार को बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा आकार बोधक हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न विकल्पों में से, ठीक है, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छाटिए, ठीक है। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छाटिए। पहला क्या कह रहा है कि तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? सही विकल्प पूछा है, ठीक है। तो देखिए, तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, तो ये तो सीधी सी गलत है यहाँ पे, ठीक है, सही दिया ही नहीं है। आगे बात करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए ऐसे लगा देते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि सन 2001 में, ठीक है, कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था? बताइए, सात समंदर पार, फिर डायन, या ऑपरेशन जोना की, या जंगल जहाँ शुरू होता है। तो जंगल जहाँ शुरू होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था? वो दिया गया था जंगल जहाँ शुरू होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यह जीवन क्या है, निर्जर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार बता दीजिए, ठीक है। अलंकार आपसे पूछा है, बताइए कौन सा अलंकार? तो इसमें आपका रूपक अलंकार होगा, ठीक है। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। अगर हम बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की, तो देखिए अतिशयोक्ति अलंकार कहते किसे हैं, जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जाए ना, जहाँ पे किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल है, बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में कि यह जीवन क्या है, निर्जर है, तो आपको इसमें बताना था। इसमें आपका कौन सा रूपक अलंकार होगा? कौन सा रूपक अलंकार होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है कि देखिए, यह जीवन क्या है, निर्जर है, इसका अर्थ यह है कि जीवन झरने के समान निरंतर प्रवाहित होने वाला है। जीवन क्या है? झरने के समान निरंतर प्रवाहित होने वाला है। इसमें वाचक पद का लोप है और उपमेय तथा उपमान दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। जहाँ पर उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो क्या बताया यहाँ पे कि जहाँ पे उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है, मतलब इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। कह रहा, स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, प्रतिकूल तो नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? तो स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, हाँ अनुकूल सही है, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, स्वभाव, आगे क्या कह रहा है? स्वभावारूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ये भी गलत है। स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, तो स्वभाव के अनुरूप नहीं, स्वभाव के अनुकूल होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, ठीक है। याचना का बहुवचन पूछा है, बताइए याचना का क्या होता है? याचनाओं होता है कि याचनाई होता है कि याचना होता है कि याचनाएं होता है? तो याचना का जब कभी भी आपसे बहुवचन पूछे तो याचना का बहुवचन याचना ही होता है, ठीक है। क्या होता है? याचना होता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होता है। संज्ञा के जिस रूप से अनेक वस्तु पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये कहना चाहता है कि जहाँ एक से ज़्यादा किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी प्राणी का बोध होता है तो वहाँ पे बहुवचन होता है, ठीक है ना। जैसे बेटियाँ, घोड़े, लड़के, नदियाँ आदि, ये सब क्या, ये बहुवचन है, ठीक है। आगे कह रहा है, कुछ शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। मतलब क्या, एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं ना। जैसे छाया, ठीक है, छाया, पानी, क्रोध, क्षमा, जनता, दूत, प्रेम, वर्षा इत्यादि, ठीक है। तो ये सब क्या है कि एक वचन और बहुवचन में दोनों एक जैसे रहते हैं, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी पूछा है, किसका? विपिन का, ठीक है। विपिन कहते किसे? तो विपिन जंगल को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अनल, अमी, वाजी या कानन, तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर होगा कानन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। क्योंकि विपिन का आपसे समानार्थी शब्द पूछा है और विपिन का समानार्थी आपका कानन यानी कि जंगल होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि देखिए जो अनल होता है ना, यहाँ पे देखिए अनल दिया है, अनल, तो अनल किसका होता है? तो अनल आपका हवा का होता है, किसका होता है? हवा का होता है, ठीक है। और वाजी, वाजी किसका होता है? तो वाजी घोड़े का होता है, यानी अश्व का होता है। और अमी किसका होता है? तो अमी अमृत का होता है। लेकिन हमसे किसका पूछा था? विपिन का, तो विपिन का क्या होगा? कानन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। मतलब क्या है ना कि तीन आपको जो विकल्प दिए हैं ये गलत है और एक विकल्प सही है, और उस सही विकल्प को ही बताना है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें।
जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, जीवन। अब देखिए जीवन यहाँ कैसे उल्टा लिखा है ना, जब पर छोटी की मात्रा दी है तो ये ऑप्शन तो देखते ही ऐसे गलत हो गया। सी क्या कह रहा है, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नसट, देखिए नष्ट यहाँ गलत लिखा है, ठीक है, तो ये ऐसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए है दिया है, ठीक है, क्या दिया है दिया है, लेकिन है होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 12, कह रहा है अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए, मतलब अल्पहारी किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अल्प मतलब थोड़ा होता है, क्या होता है, थोड़ा होता है, ठीक है। तो अल्पहारी मतलब जो कम खाता हो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो कम खाता है उसे हम अल्पहारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं, टट्टू शब्द का वो बहुवचन बता दीजिए। तो टट्टू का क्या होगा, टट्टू का आपका होता है टट्टुओं, क्या होता है टट्टू, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है ना। क्या कह रहा है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं, ये जूते नहीं है, गलत दिया, ठीक है, जूझते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा, टट्टुओं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कह रहा है अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं, ठीक है। अलंकार के कितने मुख्य भेद होते हैं। देखिए अगर हम बात करें अलंकार के, तो वैसे अलंकार के 3 भेद होते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः पूछे, ठीक है, तो मुख्यतः आपके अलंकार के मुख्य भेद पूछे तो 2 होते हैं ना। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, वैसे 3 होते हैं एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा हमसे, पूछा आपका मुख्य भेद, तो मुख्य भेद कितना होगा, 2 होगा ना, एक होगा शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पूछ दे आपसे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, क्या होता है, आभूषण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब देखिए पैराग्राफ से क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर बताइए। गद्यांश देखिए पढ़ के हमें उत्तर बताना है। कह रहा मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे। कह रहा है मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। कैसा माना जाता है, एक ही माना जाता है, मतलब मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता जो है ना, इन दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। स्वावलंबन का अर्थ है, ठीक है, स्वावलंबन का अर्थ है आश्रय या सहारा, आप बनना, ठीक है। कभी दूसरे का बोझ बनकर न कभी दूसरे का बोझ न बनकर या किसी पर निर्भर न होकर, अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना, ठीक है। इस तरह दोनों शब्द परावलंबन या पराश्रिता त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं, ठीक है। फिर कह रहा आगे कि मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप व्यक्ति के अंतःवाह व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। पराश्रित अवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, ठीक है। आगे कह रहा है तनिक सी अभिलाषा के लिए तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, मन मारकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है, ठीक है। अब हमें देखिए प्रश्न के उत्तर देने हैं। कह रहे इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, मतलब जो आपका गद्यांश दिया गया है ना, इसका उचित शीर्षक क्या होना चाहिए, स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार, या स्वावलंबन जीवन, या स्वावलंबन परावलंबन, या संसार में परावलंबन। तो हमें देखिए नीचे जैसे पैराग्राफ में दिया था ना कि स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार, ठीक है, तो ये क्या इसका उचित शीर्षक हो जाएगा, यहाँ पे नीचे दिया है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को इस स्वर्ग का द्वार, देखिए दिया है ना यहाँ पे, स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन आपका 16, कह रहा गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजिए, मतलब लकड़ी की गुड़िया मतलब क्या, आपसे ये पूछा है, इसका मूल शब्द बताइए क्या है। तो लकड़ी की गुड़िया मतलब क्या, कठपुतली, कठपुतली को ही तो कठपुतली को हम क्या कहते हैं, लकड़ी की गुड़िया कहते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। क्या इस वाक्य में कौन सा आपका मतलब वाक्य का कौन सा भेद है? क्या सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है ना? तो सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था, देखिए और से यहाँ पे वाक्य को जोड़ दिया है ना, तो इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें आपका आगे कौन कौन सा विकल्प दिया है आपका? इसमें संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में देखिए दो वाक्य को और के माध्यम से जोड़ा है, वहाँ पे हमारा संयुक्त वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। अनेक देखने, ठीक है, अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है। देखिए ये आपका बिल्कुल गलत हो गया ऐसे ही, ठीक है। बी क्या कह रहा है? भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है, विचार करेंगे, आगे चलते हैं। सी कह रहा है भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, ये भी गलत है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, ये भी गलत है। मतलब भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है, दर्शनीय स्थल है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ठीक है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो आपकी किसकी उत्पत्ति हुई है? देवनागरी लिपि की, ठीक है। अब देखिए जैसे हम हिंदी में जो लिखते हैं ना, ये हमारी देवनागरी लिपि होती है। क्या कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। अगर हम बात करें इंग्लिश में जो हम लिखते हैं, तो इंग्लिश की हमारी लिपि कौन सी है? तो हमारी रोमन लिपि है, ठीक है। इंग्लिश की कौन सी? रोमन लिपि है। और हिंदी की कौन सी? देवनागरी लिपि है, ठीक है। अगर हम बात करें देवनागरी लिपि की, इसकी उत्पत्ति किससे हुई? तो ब्राह्मी से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द बता दीजिए। रतिपति किसे कहते हैं? ठीक है, तो रतिपति कहते हैं हम पंचसर को, ठीक है। किसे कहते हैं? पंचसर को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से रतिपति का सम्यक यानी समानार्थी शब्द पंचसर है। रतिपति के अन्य समानार्थी शब्द जैसे काम, मदन, मनोज, अनंग, मनमथ, मनसिज, पुष्पधनवा, स्मर, मीनकेतु, मकरध्वज इत्यादि, ठीक है। तो किसके हैं ये रतिपति के आपके समानार्थी शब्द है। मतलब समानार्थी शब्द क्या होते हैं? जो समान अर्थ देते हैं, ठीक है, वही समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका, सब खाली स्थान हो गए। तो बताइए क्या हो गए? निरादर हो गए, निरंतर हो गए या शर्मिंदा हो गए? नहीं, इसका जो परफेक्ट आपका आंसर होगा वो निरुत्तर होगा। निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका, सब निरुत्तर हो गए, ठीक है, मतलब बिना उत्तर के हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? जो जयद्रथ वध है ना, वो मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। अच्छा हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की अन्य कौन कौन सी और कृतियाँ हैं, तो देखिए पंचवटी है, ठीक है, पंचवटी भी है, साकेत भी है, यशोधरा भी है, द्वापर है, झंकार है, जय भारत इत्यादि, मतलब बहुत सारे इनके, ठीक है। तो जयद्रथ वध किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। और इन्हीं की आपकी पंचवटी भी है, साकेत भी है, द्वापर भी है, ठीक है, और यशोधरा भी है, झंकार भी है, और जय भारत भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण। अब देखिए बात करते हैं हम विशेषण की, तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। हमारे विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि कई दर्शक गण। अच्छा एक बात बताइए, दर्शक को तो हम गिन सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं ये संख्यावाचक होगा। तो जहाँ जहाँ परिमाणवाचक है उसको तो पहले हम काट देंगे, ठीक है, क्योंकि परिमाण में नाप तोल की मतलब किसी वस्तु, जैसे नाप तोल कोई वस्तु लाते हैं तो हम परिमाण का बोध होता है। लेकिन यहाँ पे दर्शक है तो दर्शक को हम गिन सकते हैं, तो सीधी बात बात है, जब गिन सकते हैं तो संख्या का बोध होगा, यानी होगा तो संख्यावाचक विशेषण। अब हम बात करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए अगर ये देता ना कि 10 दर्शकगण, 20 दर्शकगण, 100 दर्शकगण, तो एक निश्चित संख्या को देता तो क्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। लेकिन कई दर्शकगण, यहाँ पे कोई निश्चित संख्या की बात किया नहीं है, तो हमारा कौन सा होगा इसमें? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? ढोल के अंदर पोल, इस कहावत का अर्थ बताइए क्या है? कहीं और ठिकाना नहीं, आंसर नहीं होगा। मूर्ख व्यक्ति सेखी बघारता है, ये भी गलत है। औकात से बढ़कर सपने देखना, ये भी गलत है। दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, ठीक है, मतलब ढोल के अंदर पोल मतलब दिखावा कुछ और अगुण कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहा के तेज गर्मी में चलने के कारण वह खाली स्थान हो गया, ठीक है। क्या हो गया बताइए? तेज गर्मी में चलने के कारण वह खाली स्थान हो गया, तो क्या हो गया वो?
तो वो आपका हो गया अचेतन। क्या हो गया? अचेतन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विदित ने खाली स्थान मित्रों से कहा कि खाली स्थान उदित की गेंद चाहिए, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन दिया, इसको भरना है। तो विदित ने अपने मित्रों से कहा, अगर ऑप्शन नंबर ए को हम रख के देखते हैं तो कैसे देखेंगे, देखिए पहले हम इसको रख के देखते हैं। तो विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, ये तो बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन रख के देखते हैं। कह रहा है विदित ने उनके मित्रों से कहा कि आप उदित की गेंद चाहिए। देखिए कोई वाक्य नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। कह रहा है विदित ने आपके मित्रों से कहा, आपके मित्रों से कहा, तो ऐसे ही गलत हो गया यहाँ पे। डी की बात करते हैं। विदित ने इन मित्रों से कहा कि उसे उदित की गेंद चाहिए, लेकिन जो परफेक्ट आंसर हुआ कि विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कह रहा सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है? सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? नलिन है, नौकर है, आदेश है, दृघ है। तो सरसिज का क्या होता है पर्यायवाची? नलिन होता है। क्या होता है? नलिन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं सरसिज के, तो देखिए इसका होता है आपका पुष्कर होता है, कमल होता है, पुंडरीक होता है, पदम होता है ना, पंकज होता है, नीरज, सरोज, कंज, राजीव, अरविंद इत्यादि। ठीक है, अगर हम बात करें नौकर की, तो नौकर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? दास होता है। ठीक है, क्या होता है? दास। और दीर्घ शब्द का क्या होता है? नयन होता है। ठीक है, तो नौकर का क्या होता है? दास होता है, और दीर्घ का क्या होता है? दीर्घ का नयन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा अर्थ के अनुसार खाली स्थान के कुल खाली स्थान भेद है। अब बताइए अर्थ के अनुसार क्या संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं, या फिर क्रिया विशेषण के 7? तो क्रिया विशेषण के तो 4 होते हैं, 7 तो होते नहीं है, वैसे ही गलत है। आगे कह रहा है अर्थ के अनुसार निपात के कुल 4, ये भी गलत है। ठीक है, निपात क्या होता है? जो वाक्य पे बल देता है, जैसे तुम्हें यह काम ही करना है, या तुम्हें ही यह काम करना है, या मैं ही बाजार जाऊंगा। ठीक है, वह निपात होता है। तो निपात क्या होता है? जो वाक्य पर विशेष बल देने का काम करता है। ठीक है, समुच्चय बोधक के 8 भेद होते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा सही क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद हैं। ठीक है, तो अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? क्या वो शब्द श्लेष अलंकार के हैं, या यमक अलंकार के हैं, विप्सा अलंकार के, उपमा अलंकार के हैं? तो हमने क्या पढ़ा है कि उपमा अलंकार के आपके 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? उपमेय हुआ, ठीक है, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो ये सब आपके उपमा अलंकार के ही अंतर्गत आते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, तो जिसमें, ठीक है, अगर हम उपमा अलंकार की बात करें तो जिसमें क्या होता है ना कि चारों मौजूद है, मतलब इसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द जिसमें चारों मौजूद होते हैं, वो पूर्ण उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है? पूर्ण उपमा अलंकार। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं पे इनमें से कोई एक अगर आपका उपस्थित नहीं है, चाहे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द में से कोई भी अगर एक वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो वहाँ पे आपका लुप्त उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो पे कह रहा है देखिए उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक उपमा अलंकार के भेद हैं। उपमा अलंकार अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, तो उपमा अलंकार किसका भेद है? ये आपका अर्थालंकार का। हमने क्या बताया था अभी पीछे क्वेश्चन आया था ना कि अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं, तो हमने बताया था कि अलंकार के मुख्य 2 भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। जो उपमा अलंकार होता है ना, ठीक है, उपमा अलंकार ये किसका भेद होता है? ये अर्थालंकार का भेद होता है। ठीक है, जहाँ पे समान धर्म, स्वभाव, शोभागुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। ठीक है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है कि मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे मतलब ये कह रहा है कि जहाँ पर, ठीक है, 2 वस्तुओं की तुलना होती है ना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे कह रहा है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो मुख की तुलना चंद्रा से हो रही है, तो हमारा उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई खाली स्थान, कोई धनवान तो कोई खाली स्थान। अब बताना है क्या होगा। ठीक है, इसमें तो संसार में पहले ऑप्शन नंबर ए रख के देखते हैं कि संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई संकीर्ण। ठीक है, यहाँ संकीर्ण हो गया, कोई धनवान तो कोई निर्धन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। अच्छा आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है ना। मतलब आपको देखिए र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, रघुपति राघव राजा राम र वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे हमारा कौन सा, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया अभी तक कि जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति, सॉरी एक ही वर्ण की आवृत्ति, शब्द नहीं है वर्ण की, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे हमारा कौन सा, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें खाली स्थान चाहिए, सही मुहावरे को छांटकर वाक्य को पूरा करना है। तो चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चादर तानकर सोना चाहिए, भाई कोई बात ही नहीं बन रही है, ऐसे ही गलत है। कह रहा चोरी करके, ऑप्शन नंबर बी को रख के चेक करते हैं कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें, ठीक है, छठी का दूध याद आना चाहिए, ये भी नहीं कोई बात बन रही है। हाँ एक चीज़ देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन कितना सही दिया है कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है। तो लज्जा किसकी है, तो आपकी तस्लीमा नसरीन की है। किसकी है, तस्लीमा नसरीन की, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जो तस्लीमा नसरीन है ना, ये बांग्लादेशी लेखिका है। कहाँ की है ये, बांग्लादेशी लेखिका है। ठीक है, इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियों की बात करें जैसे निमंत्रण हो गया, फेरा हो गया, ठीक है, फिर मेरे बचपन के दिन, निर्वासन, वे अंधेरे दिन, निषिद्ध, चार कन्या, औरत का कोई देश नहीं, बंदनी, ये सब किसकी, तस्लीमा नसरीन की है। तो तस्लीमा नसरीन कहाँ की, ये बांग्लादेशी हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पूछा था क्वेश्चन कि लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है। तो लज्जा जो है वो तस्लीमा नसरीन की क्या कृति है। उसके बाद हमने और कौन कौन सी इनकी कृतियाँ बताई, जैसे निमंत्रण, फेरा, मेरे बचपन के दिन, निर्वासन, वे अंधेरे दिन, निषिद्ध, चार कन्या, औरत का कोई देश नहीं, बंदनी, ये सब किन की है, ये तस्लीमा नसरीन की है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। अब बताइए बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है, बिल्ला होता है, बिलाव होता है, बिलाव होता है कि बिल्लो होता है। तो बिल्ली का पुल्लिंग पूछा है ना, तो बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है, बिलाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि उन्नति शब्द का विलोम बता दीजिए। उन्नति का क्या होगा, उन्नति का प्रोन्नति होता है, पतन होता है, असफल होता है, अवनति होता है। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है विलोम शब्द। विलोम मतलब इसका जो विपरीत होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें सफल, तो सफल किसका विलोम, तो असफल किसका होता है, सफल का होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा नहीं। हाँ, उन्नति पूछा है तो उन्नति का विलोम पूछा है ना, तो उन्नति का विलोम होगा अवनति। क्या होगा, अवनति, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब पतन का विलोम देखिए यहाँ पे पूछा है ना, पतन, तो पतन का क्या होगा, पतन का उत्थान होता है। क्या होता है, उत्थान होता है। ठीक है, और हमने आपको बता ही दिया उन्नति का उन्नति होता है। क्वेश्चन नंबर 36, शीशम इस शब्द का लिंग क्या है। मतलब शीशम जो है ना, इसमें कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, सहायक क्रिया है, कारक। पहली बात कि कारक और सहायक क्रिया तो है नहीं। ठीक है, लिंग दो ही तरह के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में दो लिंग होते हैं ना, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होता है, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है शीशम में बताइए कौन सा लिंग है, या पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो शीशम है ना, शीशम हमारा पुल्लिंग शब्द है। कैसा है, पुल्लिंग शब्द, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए शब्दों का वचन मतलब वचन बदलना है, मतलब भेड़ और बकरी का वचन बदलना है। ठीक है, तो क्या पूछा हमसे, भेड़ और बकरी का, ठीक है, वचन बदलना है ना, यानी ये क्या एक वचन है, भेड़ और बकरी एक वचन है, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो भेड़ का क्या होगा, भेड़ का भेड़ होगा, और बकरी का बकरियों होता है। क्या होता है, बकरियों होता है। ठीक है, तो भेड़ों बकरियां तो नहीं होगा, भेड़ों बकरियों, भेड़ बकरियां नहीं, भेड़ बकरियों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम लगा कर देखें इसको कि आदमियों को भेड़ बकरियों, ठीक है, भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। ठीक है, और यही आपसे पूछा था कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए, तो क्या होगा, भेड़ बकरियों की तरह आदमी को हाँकने का जमाना नहीं रहा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय क्या है। बताइए खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय क्या है, तो होगा निर्णय न होना। ठीक है, क्या होगा, निर्णय न होना, यानी खटाई में पढ़ना, निर्णय न होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, ठीक है, इसमें बताना है कि इसमें आपका कौन सा काल है। ठीक है, बताइए क्या संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, या संभाव्य भविष्य काल है, या फिर आपका सामान्य भविष्य काल है। तो इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका होगा संभाव्य भविष्य काल होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, संभावना की बात की जा रही है ना, कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। ठीक है, अब एक भविष्य की बात की जा रही है कि आ जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भूतकाल वर्तमान काल ये तो होगा नहीं, जब होगा तो भविष्य काल, और वहाँ पे भविष्य काल में क्या एक संभावना की बात की जा रही है ना, तो वहाँ पे हमारा संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ बता दिए। क्या है, मुसीबत में पड़ना, घर में राशन लाना, कंगाल होना, या कष्ट का अनुभव होना। तो मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना और घर में राशन लाना ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कष्ट का अनुभव होना। नहीं कहते तुम्हें आटे और दाल का भाव मालूम चलेगा। ठीक है, मतलब वही कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्ट का अनुभव करना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो हमारे हिंदी के यहाँ तक 40 क्वेश्चन पूरे हो गए। धन्यवाद।